लोगों के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन एक टॉपिक बच जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन बनता है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन डेफिनेटली एक आने वाला है। एलसीएम और एचसीएफ की जिस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आएगा, वो प्रॉपर्टी पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। हाँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखो ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होगी, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब कोई दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब वो पी और क्यू वाले जो क्वेश्चन है उसको एक बार मैं भी यहाँ पर लेता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो नंबर लेते हैं 24, एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर मैं लेता हूं यहाँ पर 32, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 क्यूब मतलब कि 8 इंटू 3, ये हो गया। और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 रेज टू पावर 5, ये होता है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो जब हम HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब उसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 रेज टू पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। क्लियर ये चीज। और जब हम इन दोनों का LCM निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम ये देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। पहले तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन अब हम दोनों कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर की दोनों में जो हाईएस्ट पावर है उसको लेते हैं, मतलब हम क्या लेंगे, 2 रेज टू पावर 5 को लेंगे। फिर दूसरा फैक्टर देखेंगे तो वो क्या है, 3, तो एक ही है 3, तो इनटू क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, दोनों का एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर हो गया एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट कैसे करना है। अब जब क्वेश्चन आपका पी क्यू ए बी के फॉर्म में आता है तो कैसा होता है। मान लो आपको एक नंबर दे दिया पी, जिसके प्राइम फैक्टर है ए क्यूब बी रेस टू पावर 5, दूसरा नंबर है क्यू, जिसके प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर बी रेस टू पावर 4। अब अगर आपको बोल रहा है एच सी एफ ऑफ ए बी, एच सी एफ ऑफ पी क्यू, ये निकालो, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालो, तो बताओ क्या होंगे, ए स्क्वायर इंटू बी रेस टू पावर 4। तो आपने क्या किया, आपने दोनों प्राइम फैक्टर देखे कॉमन कौन से, तो पहले ए है उसकी छोटी पावर को लिख दिया उसके साथ, वैसे बी जो है कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी पावर को लिख दिया। अब अगर अगर पूछता है एलसीएम ऑफ पी क्यू निकालो, तो वो क्या होगा, ए क्यूब इंटू बी रेस टू पावर 5, मतलब बड़ी पावर को लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे जो मैं लेके आया, उनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। अब अगर मान लो ये बोलता है कि P और Q ये दोनों प्राइम नंबर्स है, कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी इसका आंसर करना जिससे पूछूंगा वो, P और Q दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताना। अपूर्व बता, तो मुंह क्यों छुपा रहा था, मैं समझ गया तेरे से पूछना है। हाँ, एक मिनट, कृतिका बताओ। 1 करेक्ट। अगर प्राइम नंबर है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, डिफरेंट प्राइम नंबर से, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। वैसे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, P इंटू क्यू, दोनों का प्रोडक्ट होगा। क्लियर ये चीज। स्टार्ट करें अब क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके अच्छा, इसके अलावा और जो कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं एक बार वो भी डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। रैशनल और इरैशनल क्लियर है ना सबको। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2 √3, ये दोनों इरैशनल है, लेकिन √4 एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन का भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी नंबर के 3 तरह के डेसिमल एक्सपांशन हो सकते हैं। पहला जो टाइप है डेसिमल एक्सपांशन का, वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए एग्जांपल क्या है, 1/2, जिसका डेसिमल एक्सपांशन आता है 0.5। दूसरा जो टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। रिपीटिंग में जैसे कि 1/3 जो है, इसका डेसिमल एक्सपांशन 0.333 या 0.3 बार होता है। और तीसरा जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जिस जैसे कि √2 ये होता है 1.414, सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पहले जो दोनों टाइप है उनको रैशनल नंबर बोला जाता है, जिनका डेसिमल एक्सपांशन इस तरह का होता है वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर ये कंसेप्ट सबको। ओके अब उसके बाद किसी भी फ्रैक्शन को
आप देख के बता सकते हो कि उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा। और एक और चीज इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं, जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई एक नंबर दिया, नंबर है 8/300, तो इस फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए आप पता कर सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। कैसा होगा ये, कैसा होगा ये, रिपीटिंग। कैसे पता चला रिपीटिंग होगा, क्योंकि यहां पर हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए किससे कटेगा, 2 से 2 4 जा, ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स हो जाएगा 150, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा, 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा 75, तो 2/75। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालो, तो 75 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 5 × 5 ये होता है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो डेसिमल एक्सपांशन हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 का है तो वो कैसा होगा, रिपीट, सॉरी मैं उल्टा बोला गया। हाँ, डिनोमिनेटर में अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया प्राइम फैक्टर तो टर्मिनेट, तो वो रिपीटिंग होगा। और अगर सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर मैं एक नंबर लेता हूं, ध्यान देना था, 24/600, बताओ इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, पक्का, सबके सब। भाई सबसे पहले क्या स्टेप मैंने बताया आप लोगों को, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो। तो किससे डिवाइड होगा ये, 6 से, 6 1 जा 6, तो ये कितना हो गया 100, 6 4 जा 4 1 जा 4 से कितने टाइम्स हो जाएगा 25, 1/25, 1/25 को क्या लिखेंगे 5 × 5। डिनोमिनेटर में कौन से आ रहे हैं फैक्टर, सिर्फ 5 आ रहा है, तो क्या होगा डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग। और सबके सब क्या बोल रहे थे तुम लोग, टर्मिनेटिंग बोल रहे थे क्या, हाँ रिपीटिंग बोल रहे थे ना, समझ गए ना क्या करना है। तो ये पहला स्टेप मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन में ये पहले स्टेप पे बेस्ड क्वेश्चन ही बोलेगा, देगा, अगर देगा तो इस तरह का। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन में हाइड कर देता हूं अभी, ठीक है। क्या लिखा है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट ये कब आए, 2018 के एग्जाम में आए, कौन बताएगा आंसर। हाँ श्रुति, आंसर करो इसका। यस, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब जिसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि उसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2, और दोनों का क्या पूछ रहा है, HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 2 स्क्वायर और 2 तो 2 आएगा इसका, क्लियर ये चीज। और LCM अगर पूछा रहता है तो क्या आंसर होता, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देने पर। HCF of two numbers A, B, R is 5 and their LCM is 200. Find the product of AB. क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में, ओके। तो आंसर आएगा 1000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ, आपको इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है, इन दोनों नंबर का LCM निकालना है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन से यहाँ पर, 336 इंटू 54, और HCF की वैल्यू दी हुई है 6, तो 6 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। तो LCM आ जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 9 जा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 का 4, ये आ गया 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 का 2, ये आ गया 3, 9 3 जा 27 प्लस 3 30, 3024 इसका आंसर होगा। समझ गए ये क्वेश्चन कब आया, 2019 में आया, अगेन अलग अलग सेट में अलग अलग होगा। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ ये देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड, वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, अगेन 2019 का है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 27 अपॉन दिस विल टर्मिनेट, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस दिस डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट, मतलब कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, बिना डिवाइड किए 27, पहले न्यूमरेटर का जो 27 है उसको 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, ठीक है, फिर उसका डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 5⁴ इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहां से देखो 3 स्क्वायर और यहां से ये कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 3 सिर्फ बच जाएगा। ओके, अब डिनोमिनेटर में 5⁴ है और 2 की पावर क्या है, 3 है, तो एक काम करते, दोनों की पावर को सेम बनाने की कोशिश करते। दोनों की पावर सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, और न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, और न्यूमरेटर में 3 इंटू 2, तो 3 2 जा, ये तो न्यूमरेटर हो गया 6, डिनोमिनेटर में हम इसको 2 इंटू 5 होल टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 4, समझ में आया। तो हो जाएगा 6 अपॉन 2 5 जा 10, 10 की पावर 4 मतलब कितना आ जाएगा, ये 10,000। क्लियर हुआ ये चीज, और जब इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद 3 जीरोस आएंगे, क्योंकि देखो टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, तो एक डिजिट तो ये हो गया, बाकी 3 डिजिट के लिए हमने 3 जीरो लगाया, अब यहां पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, तो अगेन 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो हम करते थे ना, बस यही करना है और कुछ भी नहीं। ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान दो, राइट रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क में, √2 और √3 के बीच का रैशनल नंबर। तो देखो √2 और √3 के बीच में ये आएगा √2.89, और ये जो √2.89 है इसको 289 अपॉन 100 लिख सकते हैं। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17, और 100 का क्या होता है, 10, हो गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालना है दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लो। ठीक है, अभी देखो जब खुद से सॉल्व करने जाओगे ना तो 75 में आके तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि तुमको याद नहीं है 75 प्राइम नंबर होता है कि नहीं, तो सबकी डिविजिबिलिटी चेक करते रहोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। 17 तो वैसे पता है प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर, फिर उसके दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उस तरह से निकाल लोगे। क्लियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इसको भी बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये असल में पिछले प्रीवियस ईयर में मार्क तो नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, एलसीएम एचसीएफ वाले, तो एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. तो दो तरह का यहाँ पर दो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, 616 आर्मी मेंबर्स हैं, और यहाँ पर ये बैंड मेंबर्स है कितने, 32। क्लियर हुआ ये चीज। अब क्या बोल रहा है, इन ए परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में दोनों ग्रुप्स को मार्च करना है। ठीक है, what is the maximum number of columns in which they can march। तो क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो आपको ना क्वेश्चन को पढ़ के ना ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो दो नंबर दिए हैं और जो तीसरा नंबर आपको निकालना है, वो तीसरा नंबर इसमें छोटा आएगा, छोटे वाले से छोटा आएगा, या बड़े वाले से बड़ा आएगा। देखो क्या होता है, एलसीएम जो होता है ना, वो दोनों नंबर से बड़ा होगा या बड़े वाले के बराबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है, दोनों की टेबल में आना चाहिए। HCF जो होता है ना, वो छोटे वाले के बराबर होगा या फिर उससे छोटा आएगा, ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता रहा है कि दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। इसका मतलब एक इस ये कुछ कॉलम्स में डिवाइड होंगे, कुछ कॉलम्स में डिवाइड होंगे, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें होंगे वो इससे कम आएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कम आएंगे, तो इसलिए हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, और HCF निकालने का प्रोसेस तो सबको क्लियर है, तो उसको डिस्कस नहीं करता, मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक बार देखो इसको और बताओ क्या निकालना है।
वर्ड प्रॉब्लम है फिर से, नहीं ये कुछ और है ना, वर्ड प्रॉब्लम नहीं, सॉरी। क्या दिया हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकल जाता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हाँ, ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन जाएगा? 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 का क्वेश्चन, चलो अटेम्प्ट करो। और किसी से? ठीक है। 65 और 117, इन दोनों के, इन दोनों के एचसीएफ को अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के एचसीएफ को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करो चलो जल्दी। ठीक है, करेक्ट है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए वैसे बाय ऑब्जर्वेशन भी आप निकाल सकते हो कि ये जो 65 और 117 है, ये किसकी टेबल में आता है? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में आता है? तो वो 13। तो आप उससे भी निकाल सकते हो। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13 आएगा। ठीक है, या तो फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर उसके बाद ये जो 65n माइनस 117 है, उसको इक्वल कर दोगे 13 से, सॉल्व करोगे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ये जब उधर जाएगा, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 130, और इधर पे आएगा 65n, जिससे n की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना जल्दी से। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिमिलर एलसीएम और एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एक बार समझ लो इसको और बताओ क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। पढ़ के देख लो। ये याद हो गया इसलिए बता रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, या फिर ये वाला क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं है? ये पढ़े हुए इसलिए याद है ना, अगर क्वेश्चन डिफरेंट। हम्म हम्म हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हम्म स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306। हाँ, क्या निकालना पड़ेगा इसमें? एलसीएम, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा। एक सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। इन दोनों से डिवाइड हो सकता है मतलब ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा। बड़ा नंबर निकालना है मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, कई बच्चों को डाउट होता है, मुझे पता है, तो वो अभी क्लैरिफाई कर लो ये डाउट्स अपने एलसीएम एचसीएफ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत पूछते हैं मुझसे और ये आता भी है हमेशा, प्रूफ वाला क्वेश्चन। ये है कि डिलीट हो गया है ना? हाँ, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये वाला। तो भाई इसमें सबसे सिंपल चीज ये है कि ये कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन की अप्रोच है ये क्या है? कॉन्ट्ररी सॉल्यूशन अप्रोच है। मतलब इसमें हम कॉन्ट्ररी अज्यूम करते हैं, कुछ स्टेटमेंट के थ्रू हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करते हैं और बोल देते हैं कि हमारा अजम्पशन गलत था, तो जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। ठीक है, हाँ, झूठा अज्यूम करते हैं। ठीक, ओके। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम उसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे, अगर इरेशनल प्रूफ करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये सबसे बन जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दूं एक बार इसका? बन जाता है। ओके, तो इसको हाँ रट्टा मार लेना अगर नहीं होगा तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। मतलब जो भी होगा उसमें 1 मार्क 2 मार्क वाले में आ जाएंगे शायद हम लोग। तो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय दिस एंड दिस लीव्स अ रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक पहुंचो फटाफट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, नहीं बनेगा? और किससे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? नहीं बनेगा? दो और बताओ। दीक्षा बनेगा? कृतिका? नहीं बनेगा? तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? जिज्ञांश बन जाएगा? ठीक है, अपूर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, देखो इधर क्या बोल रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस, दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है, हमको वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसको, जिससे अगर इसको इसको और इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिले, 1 2 या 3 मिले। समझ में आ रहा है? तो जो हमारा डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली इन तीनों से छोटा होगा। समझ में है? मतलब क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रही है? HCF के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब जब पहले वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो मतलब अगर इसमें से हम 1 माइनस कर दें, 1 माइनस कर दे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1250। समझ में आई ये चीज? फिर दूसरा वाला नंबर जो है उससे जब उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। तो अगर मान लो दूसरे नंबर में से 2 माइनस कर दे तो वो नंबर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 9375। फिर अगला जो नंबर है उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। तो 3 माइनस कर दो तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब क्या जाएगा, 15625। समझ में आया ये चीज? तो ये जो तीन नंबर है ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे उस नंबर से, और वो नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका? इन तीनों का HCF। तो हम सबसे पहले सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का निकालते हैं ना। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है हमारे पास, 15625। इसका सबसे पहले ये है कि नहीं, दूसरा वाला है क्या, हाँ यही है। इसका निकालते हैं सबसे पहले इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा क्या, 6 + 12, 12 + 14 नहीं होगा, 5 से होगा ना। 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, यही आएगा। फिर 5 से होगा 5 6 = 30, और ये हो जाएगा 5 2 = 10, 5 5 = 25। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड होगा 125 टाइम्स में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5⁶। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है 9375। किससे डिवाइड होगा ये, 3 से होगा। पहले छोटे नंबर को ले लो, 3 से होगा। 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, ये आ गया 3125। अब देखो इसके बाद करने की जरूरत नहीं, 3125 का ऑलरेडी आपने निकाल लिया तो टाइम बचाओ। क्या आया था 3125 का, 5⁵ तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 5⁵ समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, ये दो नंबर के प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। जो तीसरा नंबर है वो क्या, 1250। तो 1250 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 6 2 2 और ये 5 625 आ जाएगा। फिर 625 को क्या लिख सकते हैं, 5⁴। तो ये हो जाएगा 2 × 5⁴। समझ में है? हमने सबके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब कॉमन प्राइम फैक्टर हमको चाहिए, हाईएस्ट। तो 5⁴ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 5⁴ मतलब कितना हो जाएगा, ये 625। तो 625 वो नंबर होगा जिससे अगर इन तीनों को डिवाइड किया जाए तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स मिलेंगे। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन सभी को? कंप्लीट कर लो जिसने नहीं बनाया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। वैसे इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस मुझे दिखे नहीं, पता है, बहुत ही कम क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वाले। हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ओके, अब देखो ये पूरे अनसॉल्व क्वेश्चंस है।
ठीक है, ये आपके लास्ट में जो मैंने बुक प्रोवाइड की ना, सारे क्वेश्चंस उसी में से निकाले प्रीवियस ईयर वाले। ये वो क्वेश्चंस है जो कि लास्ट लास्ट में दिए हुए हैं अनसॉल्व फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करो अभी आप लोग। इसको मैं हटा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट वेदर दिस नंबर ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स ए एन इरेशनल और रैशनल नंबर। मतलब जब इसको सिंप्लीफाई करें तो जो नंबर होगा वो इरेशनल होगा या रैशनल होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए? हमको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन का करते हैं। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2√5 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को? सिंपली √5 से करो ना भाई, 2 से क्यों करना है? हमको तो रूट हटाने से मतलब है ना। तो √5 से कर देते। तो नीचे में क्या आ जाएगा? 2 √5 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। क्लियर यहां तक? फिर ये √5 मल्टी ऊपर वाला √5 मल्टीप्लाई का दोनों से, एक बार इससे होगा दूसरे बार इससे होगा, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज। यहाँ 45 इंटू 5 कितना होता है? 45 इंटू 5 225। मल्टीप्लाई करके देख लेना। 45 का डबल कितना होता है? 90 का डबल कितना होता है? 180। एक और 45 ऐड कर लो, 225। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 225 प्लस 3 40 20 इंटू 5 कितना होगा? 100। तो ये कितना आ जाएगा? √100। समझ में आया कि नहीं ये चीज? 225 का रूट होता है 15, 15 टू सा कितना हो जाएगा? 30 प्लस ये कितना होता है? 10, 10 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 60/10। तो आंसर क्या आया? 6। और 6 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस रैशनलाइज करो, आपको अपने आप आंसर मिलते जाएगा। ओके, हटा दो इसको, डिलीट कर दो ना सॉल्यूशन। ओके, वंश का क्लियर ना ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। हाँ, इसका आंसर कौन बताएगा? ऐसा एक क्वेश्चन क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। चलो, जो जो आंसर तक पहुंच गया हैंड रेज करना। हो गया? ओके, हाँ जिज्ञास बता। यस, हाँ हाँ, √4 करेक्ट है। ठीक है, √4 इन दोनों के बीच में आएगा, वो रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। तो आपको एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे? कितने जीरोस आएंगे? वो कैसे पता चलता है कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं? तो यहां पर अगर देखोगे तो 2 स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर 5 क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। समझ में? बाकी सबको अलग छोड़ दो, 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ये सब जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो जीरो नहीं आएगा कभी भी इनके मल्टीप्लीकेशन से। जीरो किससे आएगा? 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि 2 5 कितना होता है? 10। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर मतलब 100। तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको यहां पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। चलो इसको ट्राई करो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको बना के दिखाओ। चलो, आया हुआ क्वेश्चन है। हम्म, मिल जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना, ये जो बुक से मिल जाएंगे आप लोगों को आपके हाफ ईयरली या अलग अलग एग्जाम्स। और बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब मुझे तो लगता है 95% क्वेश्चन जो है इसी बुक से आएंगे। 50। मैंने चेक नहीं किया आंसर। और कितने लोग पहुंच गए आंसर तक? 1 2 3। बाकी क्वेश्चन पढ़ा के नहीं पढ़ा देते ये बच्चे? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे अभी तक। हाँ, क्या लिखा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स द एचसीएफ। इसका मतलब पहली लाइन बोलता है एलसीएम इज इक्वल टू 9 टाइम्स एचसीएफ। पहले काम ये करना है।
कि ऐसा लिखा था? हाँ ठीक है। आगे लिखा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 500। तो यहां पर ये लिख देते एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 500। यहां तक क्लियर? अब क्या पूछ रहा है? फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, ये जो पहली वाली लाइन में ये जो लिखा हुआ है ना, एलसीएम इज इक्वल टू 9 टाइम्स एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह ये रख देंगे। एलसीएम की जगह क्या रख दोगे? 9 टाइम एचसीएफ रख दोगे। समझ में आया? प्लस ये क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? 500। क्लियर? 9 एचसीएफ प्लस एचसीएफ मतलब कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स एचसीएफ हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 500। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। क्लियर? अब अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा होता तो क्या आता आंसर? बता। 1 मिनट बोलने देना उसको। हाँ हाँ हाँ, तो कितना आता बोलना। अरे तो नंबर बता मुझे, नंबर। कौन बोला 450? इसको बताना कैसे आएगा? ठीक है, डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? किसको माइनस करेगा भाई? सीधा 50 कैसे ले आया तू? सीधा 50 को यहाँ रख देगा। 9 × 5 9 कितना होगा? अच्छा, यहाँ रख रहे हो क्या? अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करना है, ये वाला क्वेश्चन। हम्म क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिवन √2 इज इररेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज एन इररेशनल। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा ये सबसे। किसमें? ये कितने मार्क्स के लिए आया था? 3 मार्क्स के लिए आया था ना, तो आपको √2 को भी प्रूफ करना पड़ेगा। पहले √2, हाँ, पहले √2 को इररेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसके हेंस ये पूरा का पूरा इररेशनल। गिवन दिया है क्या इसमें? हाँ, अगर गिवन दिया है तो फिर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं दिया, सिर्फ यहां से बोल रहा है, तो आपको √2 को भी रैशनल प्रूफ करना पड़ेगा तुम लोगों के प्री बोर्ड में। ठीक है, तो वो देख लेना। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स या अबोव का आता है और ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है गिवन में, तो आपको दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर ये वाला पार्ट दिया हुआ है या 2 मार्क्स या उससे कम का आता है, तो डायरेक्टली करना पड़ेगा। क्लियर? डायरेक्टली आप कैसे कर रहे हो? A/B ऐसा लेके कर रहे हो। A/B इज इक्वल्स टू 5 + 3√2, इस फॉर्म में लेके करते हो ना। फिर उसके बाद इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? A/B -5 इज इक्वल्स टू 3√2। और उसके बाद फर्दर ये क्या हो जाएगा? A-5B/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3√2। फिर ये 3 इधर जाएगा, A-5B/3B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या? इंटीजर है, तो ये रैशनल बन रहा है, और इधर पे ये क्या है? इररेशनल है। फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया स्टेटमेंट, इसलिए हम कंक्लूड करेंगे कि ये क्या है? इररेशनल नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। इतने ही क्वेश्चन मुझे मुझे मिले प्रीवियस ईयर वाले जो इस चैप्टर में थे। हाँ, कर लेंगे। क्या लिखा है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और कौन आंसर कर सकता है बताओ इसको। शो करना है कि 12⁻n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बस 2 लोग, 2 और। ओके ठीक है, हर्षित बता। हाँ, 12⁻n को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 3 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? n। मतलब 2² × 3 की पावर n, या फिर 2 की पावर 2n × 3 की पावर n। तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 मिसिंग है, और 2 और 5 दोनों मिलके 0 बनाते हैं। तो अगर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये डिजिट, ये इसका एक्सपांशन 0 से एंड नहीं होगा। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? ओके, तो बस मुझे इतने क्वेश्चंस मिले थे, और किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लो इसमें। कोई डाउट है? इसमें एक क्वेश्चन और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, देखो एक बार। ऐसा ऐसा दिया रहता है, वो मुझे दिखा नहीं ये वाली बुक में। ये वाला ट्री वाला है क्या? उसमें नहीं है ना? ऐसे है, वो RSRD में मिल जाते हैं। वो आंसर में है क्या?
18th पेज। सेवनटीन पेज में 37। नहीं, वो ट्री वाले में एक्सप्रेस करना है, मैं वैसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ट्री बना होता है, उसमें एक अननोन होता है, एक्स होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया, एक्स दे दिया, यहाँ पर दे दिया सपोज 625, और यहाँ पर ये दे दिया y, और यहाँ पर ये हो गया, नेक्स्ट नंबर हो गया 125। है ऐसा क्वेश्चन? चलो ठीक है, अगर होगा तो देख लेना, बाकी मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, देख लेना। इसमें आपको अननोन एक्स और वाई निकालने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वेट कर देना, इसके इक्वेट कर देना। तो x इंटू 625 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1250, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितना आ जाएगा 2, मतलब 1250 डिवाइडेड बाय 625। समझ गए? सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करना और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अदर देन दिस और किसी का कुछ डाउट इस चैप्टर में? अच्छा, √2 और 7 के बीच में कौन सा आ रहा है? ओके, तो देख, ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे √2 और √7 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो ऐसा देख लो कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ रहा है क्या 2 और 7 के बीच में? तो 2 और 7 के बीच में आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर नंबर, वो क्या 4 है। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा नंबर आ जाए कि √2 और √3 इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, मान लो ऐसा पूछ दे, तो देखो कि इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर आएगा पॉइंट में जिसका जिसका कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि √2/2.25 ये हो सकता है। ये किसका 225 किसका रूट होता है? 15 का। अगला कौन सा हो सकता है रूट? 256। 256 किसका होता है? 16 का होता है। नेक्स्ट कौन सा जाएगा रूट? 289, 2.89 मतलब। तो इसका रूट होता है 1.5, इसका रूट क्या होता है 1.6, इसका रूट क्या होता है 1.7। इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर। और पेज नंबर बताना, पेज नंबर बोलना। क्वेश्चन नंबर अभी तो किए यार, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, उसी क्वेश्चन को दोबारा बताऊं? ओके, मैं सोचा जाग रहा था ना उस समय। उसमें रैशनलाइज करना कहाँ था यार? ये वाली है क्या? हाँ, हाँ बता कहाँ रैशनलाइज किए। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला भी नहीं है ना? ये वाला, ये वाला भी नहीं है। इनमें से कोई था? ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब बता रहा था उससे मैं पूछ लेता ना। 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाय 2√5। देख भाई, डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर क्या है 2√5। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को? √5 से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 से। ठीक है, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए नंबर को। तो डिनोमिनेटर जब होगा तो 2√5 क्या बन जाएगा 5। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो डिनोमिनेटर डायरेक्टली लिख दिया 10। अब ये √5 मल्टीप्लाई होगा √45 से, तो रूट के अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर में 2 बचा अपॉन
रूट के अंदर पे 45 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन कर लेना, वो आएगा 225, ठीक है, प्लस 3, यहां पर √5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 कितना होता है 100, तो ये आ जाएगा √100। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हो गया 225 का रूट होता है 15, 3 का 3 √10 का इसका रूट होता है 10 डिवाइडेड बाय 10, समझ गया? फिर ये हो जाएगा 30 प्लस 30 60, 60 बाय 10 मतलब 6। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद रैशनल मिलेगा कि इरैशनल, तो 6 कौन सा नंबर है, रैशनल कि इरैशनल? बोले थे उसको। हाँ, तो आंसर क्या हुआ, रैशनल नंबर। ठीक है, हाँ, और बताओ क्या डाउट्स है इसमें? क्लियर? ओके, तो अब क्या पूछना है, क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन ले ले। पॉलिनोमियल्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अच्छा नेक्स्ट क्लास अभी कौन सी चैप्टर रखा है मैंने? पॉलिनोमियल ही है ना? पॉलिनोमियल 26 को है ना, तो नेक्स्ट 2 घंटे की क्लास रहेगी 26 जनवरी को, ठीक है, जिसमें हम 1 घंटा केस स्टडी रखेंगे और 1 घंटा पॉलिनोमियल रखेंगे। वो सैटरडे को, हर सैटरडे को रहेगा टेस्ट, ठीक है? ओके, अच्छा एक और चीज ये बोल रहा था मैं, एक बार पॉलिनोमियल अभी से मैं कुछ प्री रिक्विजिट बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो प्री रिक्विजिट में सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, बोलो जल्दी। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब जो वेरिएबल यूजुअली एक्स होता है उसकी पावर 0 1 2 3 4 होनी चाहिए। अगर मान लो मैं इस तरह से एक पॉलिनोमियल लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू √5 अपॉन x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? फिर दूसरा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल को दो अलग टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला तो उसकी डिग्री क्या है, और दूसरे उसमें कितने टर्म्स है, ठीक है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अगर कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या है, 1, तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ये 0 पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे पे हो सकता है फंसा दे क्वेश्चंस पे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग 9th ऐसे ही पढ़े हो, तो ये सब 9th में भी आता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा आता है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो टर्म समझ रहे हो ना, जितने पार्ट में डिवाइडेड है प्लस और माइनस से वो टर्म्स होते हैं। तो इसमें कितने टर्म है, ओनली 1, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है, बायनोमियल। इसमें 3 है तो ये ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें कितने टर्म है, इसमें कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है x की कौन सी वैल्यू उसमें रखें कि ये जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का जीरो। समझ रहे हो ना, जैसे किसी मूवी का हीरो जो विलन को मारता है, वैसे ही पॉलिनोमियल का जीरो जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, एक्स की वो वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, -7, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -7/2, ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। अगर डिग्री 1 है मतलब लीनियर है तो 1 जीरो, डिग्री 2 है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो। क्लियर हुआ ये चीज? फिर आता है पॉलिनोमियल के ग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, समझना। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसा है, उसका ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है जो अभी मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, ऐसा, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसमें कितने जीरो होंगे, ओनली 1। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक।
और ये एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बने, ऐसा, तो ये क्वाड्रेटिक होगा कि लीनियर होगा, और इसमें कितने जीरो होंगे? हाँ, ये सही बोला, ये क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन इसमें 2 जीरोस होंगे और दोनों जीरो सेम होंगे। जैसे कि कई बार हमको ऐसा इक्वेशन मिलता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मान लो ये है। जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, फैक्टराइज करने जाते हैं ना, तो इसके दोनों फैक्टर एक ही आएंगे, x माइनस 1, x माइनस 1, तो x की दोनों वैल्यू सेम होगी, -1 और -1। तो ऐसे केसेस में, सॉरी, +1 एंड +1, तो ऐसे केसेस में आपको 2 जीरोस मिले और दोनों जीरो सेम हो गए, तो ऐसे केसेस में आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, और एक ही बार टच करेगा बस एक्सेस को। क्लियर यहां तक सबको? हाँ, हाँ, एक्स एक्सिस पे जो कट करता है ना, उसी से हम जीरो आइडेंटिफाई कर, नहीं, वाई पे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वहां पर उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। और जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो पी ऑफ एक्स को हम वाई कोऑर्डिनेट पे लेते, वाई एक्सिस पे लेते। समझ में आ रहा है? तो वाई एक्सिस 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, इसका ये मीनिंग होता है। क्लियर ये चीज? तो इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोस पे बेस्ड ऐसे वाले क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो है क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है भाई। हाँ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक है या हटा दिया तुम लोगों के में? है क्या? मेरे ख्याल से मैंने तो पढ़ाया था, उसके बाद डिसीजन आया था, कुछ डिलीशन हुआ था स्टार्टिंग में। इसमें ना एक्सरसाइज लिख दिया, 2.3 डिलीटेड है इसमें दिखा रहा है। 2.3 में ना शायद डिवीजन वाला है पूरा। चलो एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगा। फिलहाल मैं दो क्वाड्रेटिक के लिए बता देता हूं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब इसके दो जीरोस मिलेंगे, एक जीरो को अल्फा और दूसरे जीरो को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अच्छा, अगर आपको ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, हाँ, -b/a, और अगर आपको ये दोनों चीजें दी हुई है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वेशन बनाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो यहां तक स्टॉप करते हैं। एक बार देख लेंगे कि क्यूबिक के लिए है कि नहीं ये टॉपिक। अगर है तो हम उसको भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सीधे क्वेश्चंस करेंगे। प्री रिक्विजिट मैंने आज बता दिया क्योंकि, और केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी सारे चैप्टर का करेंगे। ओके, सो एंड कर रहा हूँ अपनी क्लास। किसी को कुछ डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चे